मतदान के आंकड़ों में देरी क्यों? नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। चुनाव को सफलता से संपन्न कराने वाला चुनाव आयोग पर पिछले कुछ दिनों से सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल वोटिंग पूरी होने के बाद अंतिम मत प्रतिशत के आंकड़ों को जारी करने में हो रही देरी को लेकर है। कुछ राजनीतिक पंडितों का तो यह भी कहना है कि तत्कालिक और अंतिम आंकड़ों में ज्यादा अंतर आखिर क्यों है, और आयोग मतदान प्रतिशत के साथ साथ डाले गए मतों की संख्या आखिर कब जारी करेगा। इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। पाँच 543 सीटों के लिए हो रहा लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव में है और 7 चरणों के लिए करीब 97 करोड़ योग्य मतदाता हैं। लेकिन ये चुनाव का दौर ऐसा है जब चुनाव आयोग आरोपों और विवादों के केंद्र में है। इन आरोपों में एक आरोप की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। चुनाव आयोग पर मतदान संबंधी आंकड़ों को देरी से जारी करने का आरोप लग रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय चुनाव आयोग को 1 सप्ताह के अंदर मतदान संबंधी आंकड़ों को जारी करने से संबंधित याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है। याचिका में मांग की गई है कि चुनाव आयोग मतदान में मतों की कुल गिनती की संख्या मतदान खत्म होने के तुरंत बाद वेबसाइट पर जारी करे। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले की अगली सुनवाई 24 मई को करेगी। इस आरोप के अलावा चुनाव आयोग पर कई दूसरे आरोप भी लग रहे हैं। विपक्ष सरकारी एजेंसियों का विपक्षी नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग का आरोप पहले से लगाता आया है। शुरू के 2 चरणों में मतदान खत्म होने के बाद और उसके अगले दिन आयोग ने मतदान प्रतिशत का जो तात्कालिक आंकड़ा दिया था, उसे बाद में आयोग ने काफी बढ़ा दिया। जानकारों का कहना था कि तात्कालिक और अंतिम आंकड़ों में 1 या 2% का अंतर रहता है, लेकिन यहाँ तो आंकड़े 5% से भी ज्यादा बढ़ गए थे। लेकिन सवाल ये है कि आयोग आंकड़े जारी करने में ज्यादा समय क्यों ले रहा है? तात्कालिक और अंतिम आंकड़ों में ज्यादा अंतर क्यों है? और आयोग मतदान प्रतिशत के साथ साथ डाले गए मतों की संख्या कब जारी करेगा? तो अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर मतदान का प्रतिशत या कहें कि उसका फाइनल आंकड़ा आने में इतनी देरी आखिर चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? क्योंकि यह समय वैसे भी 24 से 48 घंटे के भीतर देना होता है आंकड़ा, लेकिन आखिर अब इतनी देरी क्यों? और इसी को लेकर जिनसे हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी के। भरत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस के। और हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन जुड़ गए हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक हैं भारतीय चुनाव आयोग के। आप तीनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। तो सबसे पहला सवाल मोहम्मद साहब आप ही से कि आखिर चुनाव आयोग इतनी देरी क्यों लगा रहा है आखिरी प्रतिशत देने में या आंकड़ा जारी करने में मतदान को लेकर? क्या कारण इसके पीछे के हैं? देखिए, अभी तक ये जो प्रक्रिया और नियम था कि ऐसा मैंडेटरी नहीं था, लेकिन हमेशा ये होता था कि जिस दिन चुनाव होता था उस दिन शाम को चुनाव आयोग की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से आयुक्त या जो भी उपायुक्त होते थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या उनमें डाटा देते थे और सारी इंफॉर्मेशन दी जाती थी। सारा दिन कितना चुनाव हुआ, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, सारी समाधान उसका बताया जाता था कि इलेक्शन को आज सारा दिन पोल होने के बाद क्या क्या समस्याएं हुई, उसका क्या समाधान रहा और कितने % वोट था। और अब की बार ऐसा हुआ है पहली बार कि जो चुनाव आयोग ने उसी दिन उसको नहीं दिया। रीजन देखिए, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है और ना ही कोई गलत बात है कि अभी आपने देखा ही, आपकी रिपोर्ट में बताया, वैसे भी सबको पता है कि ADR ने जो अपना फाइल किया था 17 मई को, उसमें 1 हफ्ते का समय दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको जो है इन सब बातों को जो भी डेटा में डिले हुआ है उसका एक स्पष्टीकरण या उनको रिप्लाई जो है वो इलेक्शन कमीशन के आ गया है, जो 24 को दोबारा सुनवाई है, तो कोई दुराई नहीं। लेकिन मैं एक चीज को स्पष्ट करना चाहूंगा जनता को भी, आपके व्यूअर्स को भी और आपके दर्शकों को भी, कि देखिए जब भी चुनाव होता है सबसे सुबह पहले जो प्रक्रिया है प्रिसाइडिंग अफसर की, वो रेंडमली चेकिंग होती है मशीनें चेक हो जाने के बाद
उनको चेक कराया जाता है, उनके सारे एजेंट्स होते हैं हर पार्टी के। उसके बाद क्या होता है कि हम जो चुनाव शुरू करते हैं तो प्रिसाइडिंग अफसर और जो लोग चेकिंग होते हैं उन्हें अपने आईडी कार्ड देखने के बाद वोटर्स का जो सबसे पहला काम होता है 17A फॉर्म है, उस रजिस्टर पे साइन करता है वोटर कि मैंने यहाँ पर मतदान डालने के लिए मैं आया हूँ, हमने सिग्नेचर किया अपने सामने। ये तो हो गया सुबह की प्रक्रिया। लेकिन जब ये शाम को होता है एंड, उस वक्त जो है सारे पोलिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं हर पार्टी के, और प्रिसाइडिंग अफसर जो है उनके सामने जो है सील करता है, वो आपकी ईवीएम मशीन करता है, वीवीपैट मशीन होती है, और जो कंट्रोल मशीन है वो भी सब सील कर दी जाती है उनके सामने। और अलग से जो की जाती है सील ईवीएम मशीन, उसके साथ में फॉर्म 17C है, सुबह 17A, शाम को 17C। इसमें सारा डिटेल और डाटा होता है कि आज कितने मत पत्र आए, कितने मतों ने साइन किया और कितनों ने यहाँ पर मत डाला और कितने ब्लैंक रह गए। तो अब पूरी लिस्ट जब हो जाती है उसके बाद वो सील करके उनके सामने ही सारी प्रक्रिया जो है सारे एजेंट के सामने होती है, उनके सिग्नेचर होते हैं, और उसके बाद उनके एक कमरे में स्ट्रांग रूम में इन मशीनों को ले जाया जाता है। उस वक्त भी हमारे जो प्रत्याशियों के प्रतिनिधि हैं यानी पोलिंग एजेंट्स हैं, वो वहां पर जाते हैं, देखते हैं यहाँ ठीक ठाक है सब। उसके बाद बिल्कुल, लेकिन मोहम्मद साहब मेरा सील कर जाता है, सारी वीडियोग्राफी हो रही है। तो इसमें किसी तरह का नहीं, मोहम्मद साहब मेरा सवाल इसमें यह है कि आखिर जितना टेक्नोलॉजी आई तो काम उतनी तेजी से होता है, उतना कम समय लगता है, तो अब तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, फिर भी देरी लग रही है। नहीं देखिए, अब मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं तो वहां पर हूं नहीं, और क्या परिस्थितियां थी, पूरे देश का चुनाव चल रहा है, सब लोग बिजी हैं, ठीक है, हो सकता है किसी कारण से हो। अब ये जांच का विषय है, और यह स्पष्टीकरण जो है नहीं, क्योंकि इसीलिए शक हो रहा है ना कि जब पहले बैलेट पेपर से होता था तब भी इतना समय नहीं लगता था, जहां तक मुझे ध्यान है। ईवीएम आया उसके बाद तो बिल्कुल ही समय एकदम खत्म हो गया, हाथों हाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी शाम को 7-8 बजे के आसपास और सारा डेटा सामने आ जाता था। अब 19 दिन लग रहे हैं। नहीं, बैलेट और ईवीएम की एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको, आपकी जनता को, कि बैलेट में तो क्या था कि कोई टाइम नहीं लगता था। इसमें क्या है कि जब एक वोट पड़ता है उससे लिए प्रिसाइडिंग अफसर उसको कंट्रोल यूनिट से खोलता है और जाके दोबारा वोटर जाके वोट डालता है। अगर वो भी चाहे दोबारा तो मशीन का बटन नहीं दबा सकता, 17 सेकंड का चक्कर होता है, और वो 7 सेकंड में तो देख लेता है अपना वीवीपैट मशीन में कि हमने कहाँ वोट डाला है। सवाल इस बात का है कि कहीं पर यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि वहां पर कोई हेराफेरी की स्थिति पैदा हो, क्योंकि हर काम पोलिंग एजेंट के सामने हो रहा है, प्रिसाइडिंग अफसर के सामने हो रहा है, सील हो रहा है, सिग्नेचर हो रहे हैं। मेरा यही कहना है कि क्या कारण था। अब ये तो स्पष्टीकरण है, ये तो कोर्ट के आगे मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट रिप्लाई मांगा है, उसको सबमिट करेंगे वो इसमें, लेकिन हाँ कोई हेराफेरी की गुंजाइश नहीं बनती, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है। अमित जी, लगातार विपक्षी आरोप आप पर लगा रहा है कि आपने मिलीभगत कर ली है चुनाव आयोग से और इसीलिए देरी हो रही है, क्योंकि आपको डर है तो आप अपना परसेंटेज बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों से हटकर मेरा सवाल यह है कि चुनाव आयोग जो देरी से डेटा दे रहा है, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि इतनी देरी का कारण क्या हो सकता है? राणा साहब देखिए, अमीन साहब यहाँ बैठे हैं, पूर्व ईसीआई निदेशक रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मैं उनसे बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ ईसीआई के मामले में, तो मेरी जितनी समझ है मैं उस हिसाब से जवाब देता हूँ। जो इस जीवंत लोकतंत्र को, आप एक सजग लोकतंत्र को कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मार्केट नहीं बना सकते कि अगर देरी हो रही है तो क्या कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, भाजपा की मिलीभगत हो सकती है। देखिए, आप बूथ में अगर जाएंगे तो बूथ में वहां पर सभी पार्टियों के बूथ एजेंट बैठे रहते हैं, वो वोटर लिस्ट लेकर, और वहां पे टिक मार्क भी होता है। तो अगर जो वहां पे बूथ वाइज भी डेटा इलेक्शन कमीशन जारी करता है, तो आप देखिए आपके बूथ से कितना का फर्क रहता है। और अमूमन आपने देखा होगा कि पूर्व में भी जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, आपका फाइनल डेटा में 3 से 5% का नॉर्मल डिफरेंस रहता ही है, क्योंकि कभी नहीं रहा 1 से 2% का। नहीं, 1 से 2% जो आंकड़ा अभी तक मैंने पढ़ा उसमें 1 से 2% का तो अंतर देखा गया, 5 से 6% का अंतर कभी नहीं देखा गया। नहीं, 5 से 6 का मुझे नहीं पता, लेकिन 3, 3.5, 4, 5% तक अंतर रहता था पहले भी। और देखिए, मैंने नहीं पढ़ा, अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा अमित जी मेरे साथ भी, मुझे अच्छा लगेगा। एक इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिलेगी। मैं एक रिपोर्ट ही पढ़ रहा था, उसी के हवाले से बोल रहा हूँ, आपको भी मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन इसको देखिए, अभी भी मोहम्मद साहब भी यही बता रहे 1 से 3,
क्योंकि मैंने तो 1 से 2 का ही पढ़ा था, वो 1 से 3 का बता रहे हैं, तो 5 का तो कभी हुआ ही नहीं। इस बार 5 से 6% का डिफरेंस है। बिल्कुल। तो अब आंकड़े कहाँ, जी, आंकड़े जुटाने में कितना समय लग रहा है, किस तरीके से आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। इसमें कोई नहीं, भी लेकिन पार्टी अमित जी, अगर आपको उसको सवाल बता दे, इसलिए उठता है, आप सवाल ये कह इसलिए दें कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता है, नहीं, ये वो तो मैंने गलत सिर्फ बात एक आरोप बताया जो विपक्ष ने आप पर लगाया। मैंने कहा था कि मैं इससे इतर सवाल पूछ रहा हूं। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहली बार चुनाव नहीं हो रहे हैं, इससे पहले भी हुए, और सोचे तब हुए जब हमारे पास तकनीकी तौर पर अभाव था। इस बार तो हम तकनीकी तौर पर मजबूत है, लेकिन फिर भी अगर देरी हो रही है तो सवाल उठना लाजमी है कि आप साइकिल से चल रहे थे तो जल्दी पहुंच रहे थे, कार से जा रहे हैं तो देरी से पहुंच रहे हैं। अब ट्रैफिक भी तो बढ़ गया है राणा साहब, कहीं आप कार से जाएं, चलिए प्लेन का ज्यादा प्लेन कर लेते हैं, लेकिन साइकिल से तो जल्दी पहुंचेंगे ना। फिर भी कार से ज्यादा जल्दी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं भी, आप अगर मुंबई आप कभी जाएं, भरत जी तो मुंबई से ही है, आपकी सरकार ने तो हाईवे बना दिया ना, तो उस हाईवे से तो जल्दी पहुंचेंगे ना। कैसी बात कर रहे हैं आप अब अमित जी? निश्चित तौर पे। अब अगर उदाहरण इस तरह से देंगे तो फिर घुमाना मुझे भी आता है। नहीं, घुमाने वाली कोई बात नहीं रहा साहब। देखिए होता क्या है कि आंकड़ों को जमा करने में, और देखिए विपक्ष का काम है आरोप लगाना। वो किसी भी, पहले वो ईवीएम को हैक करने पर आरोप लगाया जाता था कि ईवीएम हैक होता है, फिर उसके बाद ईसीआई के पर ही आरोप लगने लगा कि ये स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती है। तो निश्चित तौर पे वो जब हार की हताशा में आप कुछ भी बोलते हैं, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, आप बोलकर चले जाइए। अभी कोर्ट में जब मामला गया है, निश्चित तौर पे जब 7 दिन के बाद जब ईसीआई अपना पक्ष रखेगी, तो वहां पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें हमारा कुछ छुपाने का, आपका कुछ बताने का रह ही नहीं जाएगा। इसमें ना हमारा कोई रोल है, ना किसी और का कोई रोल है। ईसीआई एक स्वतंत्र संस्था है, वो अपना काम कर रही है, वो अपनी कार्य प्रणाली नहीं, देखिए अगर हम लोकतंत्र में हैं तो चाहे कोई स्वतंत्र संस्था हो, सवाल उससे भी पूछा जा सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर बीजेपी के मन में ये सवाल क्यों नहीं आ रहा है कि भैया इतने दिन बाद आंकड़े आप जारी क्यों कर रहे हैं, जब हर तरह से तकनीकी मजबूती आपके पास है, और अगर तकनीकी तौर पर आप कमजोर हैं तो फिर वो कहां है, उसको लेकर भी तो आपको सोचना चाहिए ना। नहीं राणा साहब, जब मामला कोर्ट में है तो उसके ऊपर इफ बट लगाने का कोई मतलब नहीं बजाता। जब मामला कोर्ट में है तो हमें, मेरे ख्याल से कोर्ट के निर्णय का हमें इंतजार करना चाहिए। कोर्ट से पहले भी तो आपने कुछ नहीं कहा ना इस पर। कोर्ट से पहले भी तो समय था काफी लंबा। 19 तारीख को पहले फेज का चुनाव होता है, 30 तारीख को आंकड़े जारी करता है ईसीआई। 11 से 12 दिन का फर्क था। एक टेंटेटिव आंकड़ा आ ही जाता है तो निश्चित तौर पे हम उसे देखकर हम आगे बढ़ते हैं। आगे कितनी कमी थी, उसमें भी वोटों की संख्या नहीं बताई गई, हर निर्वाचन क्षेत्र की अभी तक नहीं बताई गई कि किस लोकसभा में कितना प्रतिशत मतदान हुआ। तो ये तमाम सारे फॉल्ट इस बार नजर आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें किसकी कमी है, क्या है, ये फॉल्ट किस वजह से हो रहे हैं, उस तकनीक पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि अगर तकनीकी तौर पर कहीं कमी है तो उसको दूर किया जाए। निश्चित तौर पे तो जो वही मैं बता रहा हूं कि आप ईसी को कटघरे में खड़ा करके उसको, उसके ऊपर अगर कुछ आप उस पर आरोप लगा रहे हैं तो इसका जवाब कौन देगा? ईसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो देंगे। निश्चित तौर पे जो कोर्ट में जो बहस चल रही है उसमें वो अपना पक्ष रखेंगे। तो जब वो पक्ष आएगा, ना आप हैं ईसीआई में, ना हम हैं ईसीआई में। जो और लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, इसीलिए मैं आम जनता हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं इसीलिए अमित जी, मैं आम जनता हूं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं। जो बूथ एजेंट रहते हैं उनके पास भी डेटा रहता है। हम बूथों पे अगर बैठते हैं इलेक्शंस के दिन तो हमारे पास भी डेटा रहता है कि हमारे बूथ पे कितनी % वोटिंग हुई है। तो अगर हमारे पास भी, पार्टियों के पास भी डेटा है, इलेक्शन कमीशन के पास भी डेटा, ऐसा तो नहीं कि उन दोनों डेटा में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, फाइनल डेटा और जो पार्टियों के पास डेटा है, दोनों के डेटा अगर कैसी बात, अभी तो लोकसभा का डेटा ही जारी नहीं किया, किस लोकसभा में कितने % वोटिंग हुई इसका डेटा तो भी इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया, तो मिलान कैसे होगा, फर्क आया या नहीं आया? वो भी हो जाएगा। आप देखिए फर्स्ट फेज का तो आ ही गया है, आप फर्स्ट फेज का मिला के देख लीजिए। ठीक है, चलिए भरत जी, चुनाव आयोग आखिर इतनी देरी से पूरा डेटा जारी कर रहा है तो किस तरह का संदेह हो रहा है, क्योंकि आरोप तो आप तमाम लगा चुके हैं कि बीजेपी मिलकर ये सब कुछ करा रही है। जो आपने कहा कि भाई किस साइकिल से जा रहे थे जी, जल्दी पहुंच रहे हैं, गाड़ी से जाने से, फोर व्हीलर जाने से क्यों लेट पहुंच रहे हैं, तो अमित जी ने सही कहा, क्योंकि ट्रैफिक आ जाती है बीच। और वो ट्रैफिक कौन है पता है आपको? वो है भाजपा। वो ट्रैफिक भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी। वो बीच में ट्रैफिक लगा के खड़ी है कि आप 6, 7, 8, 10%, शायद 6, आप 5, 6 का बता रहे हैं, 5, 6 से कहीं ज्यादा निकल गया है और 6 और 10 के बीच का आंकड़ा आ चुका है।
नहीं, क्योंकि जो मेरे पास आंकड़ा था उसके हिसाब से फर्स्ट पेज में 60% के आसपास वोटिंग हुई थी और जो लास्ट आया वो 66.14% है, तो इसलिए 6% के आसपास का अंतर है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें 6 से लेकर 8-10 तक का याचिका दायर किया गया है। इतने परसेंटेज बड़े हैं और ये लाजमी है कि ये सवाल उठेगा। मैं अमीन जी से जानना चाहता हूँ, पूर्व निदेशक भी है इलेक्शन कमीशन के। आपने कहा कोई गड़बड़ी नहीं है, हम इसे कैसे मान लें? 2019 का भी चुनाव हुआ, 2014 का भी चुनाव हुआ, 2009 का भी चुनाव हुआ, तो क्या इस तरह से जो है पूरा कैलकुलेशन डाटा आया था क्या? 7%, 8%, 10%? भरत जी आप तो राम पर भी भरोसा नहीं करते, तो आपके किस भरोसे का निवारण किया जाए? अमित जी एक आप तो प्रभु राम पर भी भरोसा नहीं करते, वो कहाँ पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, ये सब आपकी क्वेश्चंस रहते हैं। अमित जी देखिए 20 से 25 मिनट ही बातचीत के मिलते हैं, तो मैं चाहता हूँ एक सार्थक चर्चा हो, एक एक करके बात करेंगे। अपनी बात रखो, आपने तो अपनी रखा, मैंने तो डिस्टर्ब नहीं किया कि हाईवे कैसे बना, हाईवे में गाड़ी कैसे रुक गई, आपने ट्रैफिक कहाँ लगाया, मैंने नहीं पूछा। मेरी बात हो जाने दीजिए पूरे। मैं अमीन जी से बात कर रहा था क्योंकि वो एक्सपर्ट है और वो तो भाई इलेक्शन कमीशन में पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। मेरा ये मानना था कि मेरा ये ऐसा सवाल है कि अगर 8%, 6%, 7% इलेक्शन की वोटिंग प्रतिशत बढ़ती है, परसेंटेज बढ़ता है, तो मुझे लगता है ये 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में समथिंग ये जाके रुकता है। तो क्या ये जो प्रतिशत बढ़ा है किसी विशेष एक पार्टी के लिए बढ़ा है? सरकार तो हमारी नहीं, अगर मेरी सरकार होती तो हो सकता था आप लोग ये कहते हैं, अमित जी बैठे हैं कहते नहीं कांग्रेस ने तो भैया क्या पूरा वोट ही दो अपने फेवर में कर लिया। तो क्या ये प्रतिशत बढ़ना ये अचंभा नहीं है? आप ये कह दे कि अपना जो है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन अपनी बात रखेगा। अरे सुप्रीम कोर्ट में तो इलेक्शन कमीशन तो कितनी बार बात रख रहा है, देश की जनता बात रख रही है। ये तो मैं तो समझता हूँ कि धन्य हो चंद्रचूड़ सिंह जी का कि कम से कम अभी भी विश्वास इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो नहीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बना हुआ है। लेकिन ये चिंता का विषय है अमीन जी, और इसी को मैं समझना चाहता था। 1%, 2% समझ में आता है बिल्कुल, लेकिन आप सी की बात की है ना जो फॉर्म की, तो मैं खुद एक पोलिंग एजेंट के तौर पे और इलेक्शन एजेंट तक मैं रह चुका हूँ, तो रहता हूँ अभी, अब तो नहीं इस बार था लेकिन रह चुका हूँ, चीफ इलेक्शन एजेंट तक भी मैं रहा हूँ। तो मुझे ये पता है कि जब साइन करके निकला जाता है तो ये परसेंटेज उसी समय पता चल जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, तुरंत बटन दबाओ तुरंत जो है फल पाओ, तुरंत बटन दबाओ तुरंत फल पाओ। ये तो बटन दबाने में 19 दिन 20 दिन इतना समय लगता है। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन चल रहा है, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज इतनी कम हुई है, भाजपा इससे डरी हुई है और यही कहीं मैनिपुलेटेड करके 5, 6, 7, 8% वोटिंग बढ़ा के, आप समझ रहे हैं इतना वोटिंग 1-2% में तो पूरा खेल हो जाता है। अगर 8-8, 10% बन रहा है तो ये क्या 400 वाला जो है इसी वजह से बढ़ाने का, क्या इसी से बढ़ाना है 400 जी? तो ये मेरा आपसे बीजेपी से सवाल करके ना देखिए के भाई जी, बीजेपी से और अमित जी से सवाल करके कोई मतलब नहीं है। ये क्या कहेंगे स्वतंत्र है, कौन जो है इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र, तो ईडी भी है। आपको मैं सिर्फ 2 उदाहरण देता हूं, इनके ही पार्टनर हैं यहाँ पे, शिंदे ग्रुप के 2 है, गजानंद कीर्तिकर और आज जो सांसदी लड़ रहे हैं रविंद्र वाइकर। रविंद्र वाइकर ने ऑन कैमरा टीवी चैनल पे इंटरव्यू दिया और क्या कहा पता है? मेरे पास 2 ही विकल्प था, या तो मैं पार्टी छोड़ के ये पार्टी में आ जाऊं या तो मैं और मेरी पत्नी जेल में जाए। तो ये इनकी जो स्वतंत्र ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन उसका, और दूसरा गजानंद कीर्तिकर ये कहते हैं कि भैया बहुत हो गया, बंद कर दो ना ईडी उडी का खेल। जितना हमको सीट चाहिए थी, जितनी हमको पार्टी तोड़नी थी, हमने तोड़ लिया। अब इससे बड़ा अरे तो वो रिकॉर्डिंग ले जाके आपको सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए ना भरत जी, वो रिकॉर्डिंग ले जाकर आपको सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए। अगर कोई सामने से कबूल कर रहा है, मुद्दे से हम भटक जाएंगे अमित जी, मुद्दे से अगर कोई सामने से कबूल कर रहा है तो भरत जी तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए वो रिकॉर्डिंग लेकर। भरत जी यहाँ चैनल पर बोल रहे हैं, भरत जी गलत जगह इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप। अमित जी अमीन साहब, अगर इसी तरह से इतना डिफरेंस रहेगा और इतने दिन बाद आंकड़े आएंगे तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर ये सवाल खड़े होंगे और जनता के मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठेंगे जो अभी भी उठ रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी है कि ये भरत साहब जो हैं पहले इलेक्शन कमीशन के चुनाव में एजेंट का काम कर चुके हैं और सुपरवाइजर का भी काम कर चुके हैं, मिल चुके हैं,
और सारी प्रक्रिया को अच्छी तरह समझते हैं। इन्होंने कहा कि उसी दिन हमको पता चल जाता है कि हमारे पास कितने परसेंटेज वोट पड़े, कितने, एक एक पोलिंग का हिसाब हर एजेंट के पास होता है। और जहां तक सवाल है, इन्होंने देखा है, अब इनकी वही मैं ये बताना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन पे क्यों हर आदमी उठाता है उंगली। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने नहीं उठाई, बीजेपी ने भी उंगली उठाई। कब? इसके खिलाफ तो किताबें लिखी गई जी, जेबील नरसिम्हा साहब ने किताबें लिखी, जेबील नरसिम्हा और अडवाणी जी के टाइम में इनॉग्रेट हुई। ये बेईमान है। क्यों? क्योंकि 2004 में शुरू हुई थी, उस वक्त इसको कहा गया था इसमें कांग्रेस बेईमानी कर रही है। बिल्कुल, 2009 में भी ऐसे ही कहा गया था। हाँ, ये तो हमेशा से होता आया है कि इलेक्शन कमीशन को अपोजिशन पार्टियां घटकरे में खड़ा करती रही हैं और उसके जो परिणाम आए हैं उनको एक्सेप्ट भी करती रही हैं। आप देख लीजिए, इतनी बुराई की गई, ईवीएम की, सब कुछ किया गया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, उससे पहले हमारे स्टेट की कोर्ट्स जो होती थी, उन लोगों ने हर स्टेट की कोर्ट में इसको जस्टिफाई किया, सर्टिफाई किया, लेकिन नहीं तसल्ली मानी और उसके बावजूद भी उन्होंने उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, क्योंकि उसने देखा सारी चीज को, कुछ अब ऐसा हो नहीं सकता। और इनकी जो चालाकी और कलाकारी है विपक्षी पार्टियों की, कि कुल मिला के पीछे चला जाए, यानी कहाँ पे बैलेट पे चला जाए, क्योंकि आधे घंटे के अंदर ये वोट छापते थे, चाहे कोई दल रहा हो, तो आधे घंटे के अंदर वोटिंग छाप देते थे, 1000 से 2000। अब क्या हो गया, एक अगर वोट डालेंगे तो 17 सेकंड चाहिए, तो 17 सेकंड से मल्टीप्लाई करिए, अगर ये मिल भी जाते हैं सारे एजेंट्स, तो उसके बाद क्या होगा, 100 वोट डाल सकते हैं, इससे ज्यादा आधे घंटे में नहीं डाल सकते। लेकिन छपाई में तो आधे घंटे में 1000 से 2000 वोट छाप देते थे। अब रहा बात इनकी बात का सवाल का जवाब, जब इनको ये पता है इस बात का कि सारी आंकड़ा और डाटा पोल वाइज इनको के पास मिल चुका है, अब वो कंपाइल करने में क्यों देरी हुई, मैं तो वहां नहीं था। मैं तुमको यही कह सकता हूं कि जिस वक्त चुनाव की गिनती शुरू होगी, उस वक्त वीडियोग्राफी होती है कि ताला खोलने से लेके मशीनें निकालने तक, और उनको सबको दिखाया जाता है एजेंट्स को, बिना सेटिस्फैक्शन के ना तो गिनती शुरू होती है और ना चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, रैंडमली होती है मशीनों की चेकिंग। तो अब कहां पर ये सवाल, ये मुझे बताएं कि कहां पे घपला है, क्या घपला हो सकता है। अब रही बात जवाब का, डिले का, डिले का जवाब सुप्रीम कोर्ट को ईसीआई देगा समय। बिल्कुल, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता। बिल्कुल, 24 तारीख को सुनवाई भी है, तो उसमें पता लग जाएगा। हाँ भरत जी, जवाब दीजिए जो उन्होंने कहा। मैं बताता हूँ, जिस तरह से महाराष्ट्र में मैं हूँ और यहाँ पे एक लोकसभा में जो सुप्रिया सुले जहां से लड़ रही है, स्ट्रांग रूम से कम मुझे लगता है 15 से 20 मिनट तक पूरा जो है वहां पे कैमरा जितना था सब बंद हो गया। ये किसका क्या होता है, क्या शक नहीं जाएगा क्या? ऐसे कम से कम 4 लोकसभा क्षेत्रों में इसी तरह से महाराष्ट्र में घटा है, तो ये वाजिब है ना। और अच्छा, ये 4% जो 6% से 10% के बीच में बढ़ रहा है, आखिर ये कैसे संभव हो सकता है कि इतना बढ़ेगा? आप निर्देशक रह चुके हैं ना, आपको तो पता होगा 2-3% समझ में आता है, लेकिन 10%। अरे भारत जी, आपके हर शंका का निवारण सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? को सीधा भी किया है, वो भी आता है एडमिनिस्ट्रेशन में, जो गलत काम करते हैं उनको सीधा भी किया गया है। बिल्कुल, और चुनाव की गिनती भी कराई है। मेरा अमित जी ये सवाल था ना, मेरी बात सुनिए, इलेक्शन कमीशन कहाँ पे लाइट चली गई थी, कहाँ पे कैमरा बंद था? मेरा सवाल ये है कि आखिर 19 दिन के बाद जब डाटा उनको रिलीज करना है, दिखाना है, तो आखिर इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? फिर तो हम जो पोलिंग एजेंट है, हम जो बता रहे हैं उसी को मान लीजिए ना, कि हमने जो है अभी 58 हुआ है, 43 हुआ है, 67 हुआ है। आप 19 दिन के बाद अगर डाटा रिलीज करेंगे तो आपके ऊपर 11 से 15 दिन, 11 से 15 दिन, हाँ 11 से 15 दिन, 10 दिन हुआ है, 11 दिन हुआ है, 15 दिन हुआ है। अगर इतना टाइम बदल लेंगे और आप कहेंगे, आप बताइए, सारा कैलकुलेटर, सारा कमीशन देगा और कोर्ट में। बिल्कुल अमित जी, हाँ ठीक, भाई सारा चीज कंप्यूटराइज है ना, अब उसमें क्या है, इतना दिन कैसे लग सकता है? कहीं ना कहीं खेला हो रहा है, और ये खेला अमित जी सामने रखने के बाद। अमित जी, ये बात ठीक है कि हम लोकतंत्र में हैं और जो इंडिविजुअल संस्थाएं हैं उन पर हमारा भरोसा है, लेकिन अगर कुछ कहीं पर कुछ खामियां नजर आए तो क्या उन पर सवाल नहीं उठना चाहिए? और क्या इस बात को शंका आपको क्यों नहीं होती है, चाहे वो तकनीकी तौर पर हो या किसी और वजह से हो? कारण कुछ भी हो सकते हैं देरी के, लेकिन ये एक सवाल आप क्यों नहीं उठा रहे हैं कि भैया इतनी देरी क्यों कर रहे हो, जल्दी करिए। हर बार तो आप जल्दी दे देते हैं, इस बार आप 15 दिन तक लगा रहे हैं।
नहीं राणा साहब, जो हमारा मानना है, जो हमारी समझ है कि देखिए पोस्टल बैलेट के हिसाब, पोस्टल बैलेट कलेक्ट करने में और जो घर घर तक वृद्ध नागरिकों के लिए जो बैलेट जाता है उसको कलेक्ट करने में और बूथ से संख्या उठाने में थोड़ा सा समय लगता है। अमित जी, पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्या देश में? अमित जी, पहली बार चुनाव हो रहे हैं देश में? आप देखिए, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मुझे तो आप मेरे पहले जवाब प्रश्न पर ही आ रहा हूँ। बेतर की बात करेंगे, मैं कैसे सुन लूंगा बेतर की बात? आप बताइए ना, पहली बार चुनाव हो रहा है या ईवीएम से पहली बार चुनाव हो रहा है? मेरी बात आप पूरी तरीके से सुनते तो आपको समझ में आता। हाँ, तो बताइए ना। हमारा ये मानना है कि उसमें कुछ देरी लग सकती है, लेकिन इतना देर क्यों लग रहा है, निश्चित तौर पे कोर्ट में मामला है, उस पर सवाल देगी। लेकिन आप अगर हर चीज पर अविश्वास करेंगे, इनको तो प्रभु राम पर भी विश्वास नहीं था। देखिए, मैं उनकी या इनकी बात कर ही नहीं रहा हूं, मेरे को डायरेक्ट सवाल है कि तकनीकी तौर पर भी खामियां हो सकती हैं। प्रभु राम को स्थापित किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट के कहां जा रहे हैं? मैं इलेक्शन कमीशन को लेकर बात कर रहा हूं, राम पर नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं तो इनके एक्सेजरेशन की बात कर रहा हूं। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैंने तो डायरेक्ट सवाल आपसे किया ना। 11 दिन अमित जी बैठे बैठे कह रहे हैं 19 से 20 दिन, मतलब एक्सेजरेशन देखिए। आपका आंकड़ा बोल रहा है 3 से 6%, इनका आंकड़ा बोल रहा है 6 से 9%। नहीं, 5 से 6% का आंकड़ा है मेरा, 5 से 6%, 5 से 6%। किस तरीके से ये एक्सेजरेट करके झूठ, एक भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी का तो काम ही भ्रम फैलाना है, इनको अपने काम पर तो भरोसा है। अमित जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल था। अमित जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल था, अगर किसी भी चीज में कुछ देरी हो रही है जो असाधारण है, इससे पहला ऐसा कभी नहीं हुआ, चाहे ईवीएम जब पहली बार आई 2009 में तब भी ऐसा नहीं हुआ, उससे पहले बैलेट पेपर से होता था तब भी ऐसा नहीं हुआ। इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई तकनीकी खामी है या कोई और दिक्कत है या मैन पावर कम है? क्या इसको लेकर एक सवाल आम नागरिक होने के नाते आपके मन में नहीं उठता? और ये उठना चाहिए, ये विश्वास का मामला नहीं है और इसीलिए तो कोर्ट की व्यवस्थाओं का मामला कर रहे हैं जी। नहीं उठता है, इसीलिए तो हम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, लेकिन कोर्ट से पहले आप कम से कम इस बात पर तो समर्थन कीजिए ना कि हाँ, यहां लग तो रही है दिक्कत, हो सकता है मैन पावर कम हो। आप ऐसा सवाल ही नहीं उठा रहे, आप तो कह रहे हैं हमें तो पूरा भरोसा है, तो चाहे 7% बढ़ा रहे हो या 5% बढ़ा रहे हो, पूरा भरोसा है। बिल्कुल, मैंने तो अपने वक्तव्य में ही कहा कि पहले भी इन सब प्रक्रियाओं के कारण 1 से 2 दिन लगता था, लेकिन अब ये ज्यादा लग रहा है। तो निश्चित तौर पे उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे हो रहा है, क्यों इतना देर हो रहा है, इस पर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है और 24 मई को इस पर फिर अगली सुनवाई होनी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को अपना जवाब देना है कि आखिर देरी क्यों हो रही है। लेकिन देरी के पीछे के जो कारण है वो अभी तक नहीं पता है, लेकिन ऐसे में संदेह पैदा जरूर होता है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है। जब हम टेक्नोलॉजी के तौर पर, हम तकनीकी तौर पर मजबूत हैं, तो फिर इतनी देरी का कारण क्या है? जब काम जल्दी होना चाहिए था तब देरी हो रही है। पहले फेज के बाद 11 दिन के बाद डेटा आता है और दूसरे फेज के बाद 4 दिन के बाद डेटा आता है, और वो भी 5 से 6 या 7% तक बढ़ा हुआ, जबकि 1 से 2% तक ही बढ़ा हुआ हमेशा आया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं। अब देखना होगा 24 तारीख को इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देता है सुप्रीम कोर्ट में। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।